मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अभिलंब समतल, ठीक है, और अभिलंब के बारे में। तो समतल एक 3D शेप है। समतल का जो उदाहरण है वो है अपना जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, कॉपी हो गई, ठीक है। ये सब समतल के उदाहरण है। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब एक ऐसी रेखा होती है जो समतल में स्थित हर रेखा पर लंबवत होती है। जैसे ये समतल है तो इसमें जितनी भी रेखाएं होंगी उन सब पर अभिलंब एक ऐसी रेखा होगी जो लंबवत होगी, ठीक है। तो ये अभिलंब है। समतल में जो भी बात रिलेट करती है वो अभिलंब की ही करती है ज़्यादा, ठीक है। कि अभिलंब के दिक् अनुपात चाहिए, अभिलंब के दिक् कोसाइन चाहिए, अभिलंबवत एकांक सदिश चाहिए, इस तरह से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल का अभिलंबवत रूप। समतल का अभिलंब रूप, समतल का अभिलंब रूप हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो समतल के अभिलंब रूप में ध्यान दें कि इसमें दो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। एक तो सदिश रूप। तो सदिश रूप होता है आर सदिश डॉट एन कैप बराबर पी। आर सदिश डॉट एन कैप बराबर पी। जहाँ आर सदिश आपको बता ही रखा है, रेखाओं में बताया था कि एक चर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एन कैप होता है समतल के अभिलंबवत एकांक सदिश। एन कैप क्या है? मैंने कहा था अभिलंब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एन कैप होगा समतल के अभिलंबवत एकांक सदिश। और जो P है वो है समतल की मूल बिंदु से दूरी। समतल की मूल बिंदु से दूरी, ये दूरी लंबवती होगी। तो समतल की मूल बिंदु से दूरी P है और समतल के अभिलंबवत एकांक सदिश है n कैप। ध्यान देना, आगे हम समतलों के मध्य कोण भी पढ़ेंगे, समतल की बिंदु से दूरी भी ज्ञात करेंगे। तो उन सब के लिए हमें चाहे n कैप हो चाहे n सदिश हो, दोनों चलेंगे। लेकिन जब समीकरण ज्ञात करेंगे तो 100% n कैप ही होना चाहिए। तो समतल का अभिलंब रूप कहलाता है ये, क्योंकि जो n कैप है ये इसका अभिलंबवत सदिश है, इसलिए इसको हम समतल का अभिलंब रूप कहते हैं। n कैप समतल के अभिलंबवत एकांक सदिश है और p समतल की मूल बिंदु से दूरी है। आपको समीकरण में भी वो देगा, तो ध्यान देना p जो है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अगर ऋणात्मक है तो पहले उसको आपको धनात्मक करना होगा, ठीक है। अब बात कि इसको कार्तीय रूप में भी बदल सकते हैं। तो जो n कैप r कैप होता है वो आपको बता ही रखा है कि वो होता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के चर है। और एन कैप से ही बनता है समतल के दिक् कोसाइन, एन कैप से ही मिलते हैं। तो एन कैप में दिक् कोसाइन होंगे यानी एल आई प्लस एम जे प्लस जेड के एन के बराबर पी। तो इनको अगर आई का आई से करें तो ये अपन को मिलेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। तो ये समतल के अभिलंब रूप का कार्तीय रूप है, ठीक है। जहाँ एल एम एन समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन है। जहाँ एन के एल एम एन समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन है, ठीक है। यानी एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रही कि एन कैप से ही एल एम एन मिलेंगे या एल एम एन से ही एन कैप मिलेगा। यानी एन कैप होगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है। तो ये ध्यान में हमें रखना है। तो ये दोनों रूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समतल के अभिलंब रूप का सदिश रूप और कार्तीय रूप, ठीक है। अब देखो प्रश्न में आपको दिक् अनुपात भी दिए जाएंगे, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो दिक् अनुपात है कि दिक् कोसाइन है? तो आपको क्या करना है, ध्यान देना कि हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक होता है। तो ये दिक् कोसाइनों के वर्गों का योग कर देंगे। दिक् कोसाइनों के वर्गों का योग हमें एक मिलता है, ठीक है। तो आप वहाँ से पहचान जाओगे कि ये दिक् कोसाइन है कि दिक् अनुपात है, ठीक है। दिक् कोसाइन है कि दिक् अनुपात है। तो इनसे हमें इनके वर्गों का योग करेंगे, ये वर्गों का योग एक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मिलेंगे हमें समतल के अभिलंब के दोनों रूप, सदिश रूप और कार्तीय रूप। प्रश्न करेंगे, प्रश्न से आपको समझ में आएगा। देखो एक प्रश्न करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड -3 बराबर 0 को इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात करना है। हमें इसका इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 10 है ये वैसे बुक का, तो मैं इसमें आपको 3-4 प्रश्न करवा देता हूँ। पहला तो ये कि समतल के इस समीकरण को अभिलंब रूप में बदलें। समतल के इस समीकरण को
अभिलम्ब रूप में बदलें। तो अभिलम्ब रूप में बदलना है पहला आपको। तो अभिलम्ब रूप में बदलने के लिए ध्यान देना Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी होना चाहिए था। ये पढ़ा था अपन ने Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। तो क्या ये एल एम एन है क्या? Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी होना चाहिए। तो क्या ये एल एम एन है क्या? अगर ये होते तो इनके वर्गों का योग 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी तो इनके वर्गों का योग 1 नहीं है। यहाँ तो देखोगे आप 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ध्यान देना 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये √3 है। तो अभी तो ये वर्गों का योग 1 नहीं है। तो ये जो है वो दिक् कोसाइन नहीं है, एल एम एन नहीं है, ये दिक् अनुपात है। तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो पहले इसको सरल रूप में बदलेंगे। माइनस का 3 उधर जाकर +3। ये हमेशा धनात्मक होना चाहिए अचर पद इधर। अगर ऋणात्मक है तो आपको माइनस से गुणा करके इसको धनात्मक में ही बदलना है। अब ये जो √3 आया इसका भाग दे दें आप इसमें। तो 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z बराबर 3/√3। ये आ गया √3। ये बदल गया आपके पास समतल का अभिलम्ब रूप। यहाँ जो L है वो है 1/√3, M है 1/√3 और N है 1/√3 और P जो समतल की मूल बिंदु से दूरी होगी वो भी है √3। ठीक है, अब एक चीज़ आपके दिमाग में ये आ रही होगी, ठीक है, कि यहाँ पे हमने √3 का भाग क्यों दिया। तो ध्यान देना कि ये जो है 1 1 1 ये समतल के अभिलम्ब के दिक् अनुपात है। समतल के अभिलम्ब के दिक् अनुपात। ठीक है, दिक् अनुपातों से दिक् कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि L बराबर होता है a/√a² प्लस b² प्लस c²। तो हमें तो दिक् को अभिलम्ब रूप में बदलना वाला हमें दिक् कोसाइन चाहिए। तो LMN निकालने के लिए दिक् अनुपात a में √a² प्लस b² प्लस c² का भाग दिया तो L मिल जाएगा। ऐसे ही M होता है b/√a² प्लस b² प्लस c²। तो इससे हमें LMN मिल गया। और n होता है c/√a² प्लस b² प्लस c²। इससे भी हमें LMN मिल गया। ठीक है, इसलिए हमने a² प्लस b² प्लस c² का सब में भाग दे दिया। अब देखो बैलेंस होती है इक्वेशन, तो ऐसे नहीं कि भाग एक तरफ ही दे दिया, दूसरी तरफ भी देना पड़ेगा। तो हमने किया क्या एक्चुअल में इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन क्या था कि हमें ये रूप दे रखा है। अब ये रूप है तो समतल का, क्योंकि इसमें x y z है। दूसरी बात कि x y z है लेकिन ये जो अचर पद है वो धनात्मक होना चाहिए। तो दाएं पक्ष में भेजने के बाद, ऐसे नहीं कि बाएं में, दाएं पक्ष में भेजने के बाद धनात्मक होना चाहिए। अगर दाएं पक्ष में भेजने के बाद ऋणात्मक है तो आप माइनस से गुणा करोगे। ये है समतल का अभिलम्ब रूप ही है, लेकिन यहाँ पर ये दिक् अनुपात है। दिक् कोसाइन होते, अगर दिक् कोसाइन होते तो इनके वर्गों का योग 1 होता है, L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये अभिलम्ब रूप में बदला हुआ ही है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 है तो ये अभिलम्ब रूप में बदला हुआ है, इसको आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था एक्चुअल में, यहाँ तो a² प्लस b² प्लस c² या L² प्लस M² प्लस N² 1 नहीं है, √3 है। तो हमने क्या किया कि ये आ गया अपने पास a² प्लस b² प्लस c², और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इसके दिक् अनुपात है a b c। तो इनका हमने भाग दे दिया। तो भाग देने पर ये जो आए अपने पास घटक ये LMN आए। ठीक है, और इधर -3 में भी हमने भाग दे दिया √3 का। तो LMN हमें मिल चुके हैं, मूल बिंदु से दूरी मिल चुकी है। आप अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए क्या कर सकते हो कि देखो फिर से इनके वर्गों का योग करके देखो। अगर वर्गों का योग 1 आ जाए तो आपको दिक् कोसाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा तो ये दिक् कोसाइन है, वर्गों का योग 1 है, इसलिए ये अभिलम्ब रूप है। कोई डाउट यहाँ आता है? दूसरा क्वेश्चन मैंने पहला तो लिखा अभिलम्ब रूप में बदले, दूसरा आपसे पूछ सकता है समतल के अभिलम्ब के दिक् कोसाइन ज्ञात करें। समतल के अभिलम्ब के दिक् कोसाइन वो हमने ज्ञात कर लिए, LMN दिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, वो भी हमने ज्ञात कर ली, P बराबर √3। चौथा आपको दे दे इसमें समतल के अभिलंबवत एकांक सदिश ज्ञात करें। तो एकांक सदिश ज्ञात करना, और मैंने आपको बताया था, अपने दिमाग पे जोर डालें, मैंने आपको बताया था कि जो एकांक सदिश है यानी n कैप, समतल के अभिलंबवत एकांक सदिश किसको बताया था मैंने? n कैप को, और वो LMN से बनता है। LMN से n कैप बनेगा, n कैप से LMN बनेंगे। तो n कैप आ गया अपने पास
1/√3i, 1/√3j, 1/√3k। ठीक है। पांचवा प्रश्न आपको दे सकता है कि समीकरण को सदिश रूप में बदलें, समीकरण को सदिश रूप में बदलें, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में अपने पास समीकरण था, यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास था आर सदिश डॉट एन कैप बराबर पी। तो आर सदिश ही रहेगा, एन कैप ये रख देंगे 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k बराबर पी। पी है अपने पास √3। तो ये मैंने आपको ऐसे समझ लीजिए कि पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा दिए। इसमें जितने भी आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो इस एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन में हो गए। 5 अलग टाइप के क्वेश्चन। पहला कि समतल का समीकरण तो दिया लेकिन अभिलंब रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दिक् कोसाइन नहीं है, यहाँ पर ये दिक् अनुपात है। दिक् अनुपातों से हमने दिक् कोसाइन निकालने के लिए इस फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए हमने इनके वर्गों का योग करके भाग दे दिया। भाग देते ही ये दिक् कोसाइन बन गए। ये भी ध्यान रखें कि भाग दोनों तरफ देना है तब जब समीकरण पहले से ही दी हो। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाग दोनों तरफ दिया मैंने कब? जब समीकरण दे रखी हो। समीकरण नहीं देगा किसी प्रश्न में और आपसे बोल देगा कि ये दिक् अनुपात है और मूल बिंदु से दूरी इतनी है, आप तो समीकरण ज्ञात करें सीधे। तब आपको क्या करना है कि जो मूल बिंदु से दूरी दे रखी है ना, उसमें भाग नहीं देना है, आपको सीधा दिक् अनुपातों से दिक् कोसाइन लिखने और समीकरण में रख देना है। समीकरण कौन सा? LX + MY + NZ बराबर P वाला। आ रही बात समझ में? क्योंकि उसमें समीकरण हम खुद निकाल रहे हैं, या समीकरण इसने दे रखी है और समीकरण बैलेंस होती है, इसलिए हमने √3 का भाग दोनों तरफ दिया है। ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो, मैं वैसा ही प्रश्न करवाता हूँ। एक प्रश्न नंबर 9 कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 13 है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 13 है, यानी P का मान। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 13 है, यानी P का मान दे रखा है 13 इकाई। और लंब के दिक् अनुपात 4 - 3 12 है। लंब के दिक् अनुपात, लंब मतलब अभिलंब, तो अभिलंब के दिक् अनुपात दे रखे हैं। दिक् अनुपात A बराबर 4, B बराबर -3, C बराबर 12। तो अभिलंब के दिक् अनुपात इसने अलग दिए हैं, मूल बिंदु से लंब की लंबाई अलग दी है, और अभिलंब रूप ये होता है, अभिलंब रूप हमें निकालना है इसका। ठीक है। समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें समीकरण दी थी इसलिए मैंने दोनों तरफ भाग दिया था। यहाँ समीकरण नहीं दी है तो हम सीधा LMN निकाल कर फॉर्मूले में रख देंगे। तो L क्या होगा? L होगा A/√A² + B² + C²। A है 4, A² 4 का 16, B -3 का स्क्वायर 9, 12 का 144, ये हो गया 4/13। ऐसे हम निकालेंगे M होगा B/√A² + B² + C²। B है -3 और ये तो 13 ही आएगा। ऐसे N निकाल लेंगे, N होगा C/√A² + B² + C²। C है 12 और ये 13। तो अपन ने समीकरण क्या पढ़ी थी? समतल का समीकरण। समतल का समीकरण अभिलंब रूप में क्या पढ़ा था? LX + MY + NZ बराबर P। इसमें आप L की जगह 4/13 रख दें, M की जगह -3/13 रख दें, N की जगह 12/13 रख दें, Z और P की जगह आप रख दें 13। ये कार्तीय रूप में आ गया। सदिश रूप में पूछ लें तो P तो दे ही रखा है, LMN से बना लेना आप N कैप। ठीक है। तो आपको ध्यान देना, उल्टे से प्रश्न करने, मतलब मैंने 10वां किया फिर 9वां किया, ऐसे करके आपको कहाँ तक जाना है? आपको जाना है प्रश्न नंबर 4 तक। पहला, दूसरा, तीसरा आपको नहीं करना है, आपको प्रश्न नंबर 4 तक जाना है। 8वां करोगे, 7वां करोगे, 6वां करोगे, 5वां करोगे, चौथा करोगे। ठीक है। ये आपको करने हैं सिर्फ इसी बेस पे जो मैंने आपको बताए। बाकी करते हैं कल।